हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्य ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान में आपके बहुत अच्छा खासा सिलेबस है और मैं आपको आज ऐसी क्लास कराऊंगा जिससे 100% आपके के सारे एमसीक्यू इसी से आएंगे एग्ज़ाम में और अति लघुत्तरी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ा सा बना के लिखने वाला तरीका आपको पता है तो फिर आप दीर्घ के जो लघु उत्तरी जिनको आप बोलते हैं, लघु तरीके इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप इनसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पानीपत का युद्ध। 3 है, 3 के 3 मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे डेट पूछी जाएगी एमसीक्यू में। आपको पहला बताना है 1526 में, दूसरा हुआ है 1556 में, तीसरा हुआ है 1761 में। 1526 वाले में कभी कभी पूछ भी देता है किसके किसके बीच में हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में अकबर की सेना और अकबर की सेना और एक हिंदू शासक है हेमू के साथ हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ये युद्ध हुआ है इसमें अकबर इन्वॉल्व नहीं था। उसकी तरफ से बैरम खान जो उसका संरक्षक था उसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि स्पेशल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे बनने के चांसेस हैं। पहला आपसे पूछेगा इलाहाबाद की संधि कब हुई है, याद रखिएगा 1765 में। दूसरे आपसे पूछेगा सहायक संधि कब हुई है, याद रखिएगा 1798 में। और सहायक संधि की शुरुआत किसने की है आपसे ये पूछेगा तो लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की है? लॉर्ड वेलेजली। याद रखिएगा इस नाम को भी कि वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की। पुरंदर की संधि पूछा जाए आपसे कब हुई है तो याद रखिएगा ये हमारी होती है 1665 में। 3 संधियां, इलाहाबाद की संधि, सहायक संधि, पुरंदर संधि। एक क्वेश्चन कंफर्म इससे बनने वाला है। चलिए अगले नंबर पे देखते हैं। पुरंदर संधि अगर आपसे पूछा जाए कि किसके किसके मध्य होती है तो याद रखिएगा औरंगजेब और शिवाजी के मध्य होती है। औरंगजेब और शिवाजी के मध्य होती है कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कब होती है जल्दी से बताओ जरा? 1665 में। कब होती है भैया? 1665। डेट भी आपको ये वाली याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगले नंबर पे आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया। वास्को डिगामा भारत आता है मेरे भाई कब? बोलोगे 1498 में। इसी टाइम एक और इंसान जो इससे पहले निकला था कोलंबस, वो इंडिया के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पाया था। उसने क्या खोजा? अमेरिका के लिए मार्ग खोजा। तो अमेरिका की खोजकर्ता में कोलंबस को याद रखते हैं और भारत के लिए जो खोज करता है मार्ग का वो वास्को डिगामा है। 1498 पुर्तगाली थे ये। ठीक है, कौन था भैया? ये पुर्तगाली था। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलोगे? बिल्कुल समझ में आ गई। अगले नंबर पे अगर हम बात करें भैया मुगल काल स्पेशल से आपके में क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कंफर्म क्वेश्चन बनने वाला है। पहला आपसे पूछेगा तुजुके बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। तुजुके बाबरी है मेरे भाई क्या? तुजुके बाबरी जो है ये इसी को बाबरनामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा के नाम से इसका फिर फारसी में अनुवाद होगा। अभी ये तुर्की भाषा में है, इसका नाम तुजुके बाबरी है और ये बाबर ने खुद ही लिखी है। ये उसकी क्या है? आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा। तो याद रखिएगा बाबरनामा जो है या तुजुके बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा है। तुजुके बाबरी नाम से बाबर ने इसको लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है। याद रखिएगा बाबरनामा के नाम से इसका फारसी में अनुवाद होगा। देन बाद की बात है, अभी आपको यहाँ तक याद रखना है कि तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी लिखी गई। अगला आपसे बोला जाए कि हुमायूं नामा भैया जो है ये किसने लिखा? हुमायूं नामा, ध्यान से सुनिएगा, बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा है। हुमायूं नामा लिखने वाली का नाम है भैया गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बेगम एक्चुअल में है कौन? ये बाबर की पुत्री हैं और हुमायूं की सिस्टर हैं। हुमायूं की बहन है और बाबर की पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। बात किया जाए आपसे तुझके जहांगीर क्या है? ये आत्मकथा जहांगीर की है, जहांगीर ने लिखी है। और इम्पोर्टेंट में याद रखिएगा जो अकबरनामा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अकबरनामा के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? अबुल फजल। क्या है भैया नाम? अबुल फजल नाम है उनका, अकबरनामा के राइटर। 2 आपको याद रखने हैं। पहला आपको कौन सा याद रखना है? 3 आपको याद रखने हैं। आप हो सके जहांगीर वाला आप ना भी याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो 3 है ये कंफर्म इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, चाहे आपको अकबरनामा पूछ देगा अबुल फजल, चाहे आपसे हुमायूं नामा पूछ देगा गुलबदन बेगम, या आपसे पूछ देगा तुझके बाबरी जो है वो किसने लिखा, तो आप बोलोगे तुझके बाबरी जो है वो किसने लिखा है भैया? बाबर ने ही लिखी है, वो उसकी आत्मकथा है।
चलिए अगले नंबर पे देखते हैं। इमारत स्पेशल में क्वेश्चन आपसे कंफर्म जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपसे पूछेगा बताओ हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है। हुमायूं का मकबरा भैया दिल्ली में है, और हुमायूं का मकबरा एक्चुअल में बनवाया था उसकी वाइफ ने। किसने बनवाया है? उनकी वाइफ ने। उनकी वाइफ का नाम क्या है? हाजी बेगम। क्या नाम है उनकी वाइफ का? हाजी बेगम। हाजी बेगम ने उनका मकबरा बनवाया है, दिल्ली में मकबरा है, इनकी वाइफ है, हुमायूं का मकबरा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा आगरा का किला किसने बनवाया। आगरा का किला बनवाने वाले भैया अकबर हैं, आगरा में ही बनवाया है। याद रखिएगा प्रश्न कैसे पूछा जाता मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरी में पूछा गया है वो इस तरीके से पूछा है कि बताइए अकबर के द्वारा बनाई गई 2 इमारतें, जहांगीर के द्वारा बनाई गई कोई इमारत, या फिर बाबर के द्वारा बनाया गया कुछ इमारत, या जो भी उसने बनाया है, या हुमायूं द्वारा बनाया गया कुछ इमारत, या अकबर ने जो बनवाया उसके बारे मतलब किसी न किसी के द्वारा बनाई हुई इमारत आपसे पूछता है। आपसे पूछ देगा कि भैया बताओ अच्छा बुलंद दरवाज़ा जो है, ये बुलंद है, ठीक है, ये नहीं कुछ भी, बुलंद दरवाज़ा जो है उसका निर्माण किसने करवाया? भैया अकबर ने करवाया। कहाँ करवाया? आगरा में करवाया, फतेहपुर सीकरी में। आगरा के आगे फतेहपुर सीकरी में करवाया। किसने करवाया है? अकबर ने करवाया है। इसका भी निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरी में भी पूछ देते हैं। अकबर ने करवाया। आपसे पूछ देगा कि बताओ अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण कराया। तो बुलंद दरवाज़ा उसने बनवाया ही तब था जब वो गुजरात जीता था। तो गुजरात जीतने की खुशी में उसने क्या करा था? बुलंद दरवाज़ा बनाया था। भैया अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल किसने बनवाया, भैया शाहजहाँ, सबको पता है ये वाला। किसकी याद में बनाया था? मुमताज महल, उनकी वाइफ की याद में, ठीक है। याद रहेंगी ये बातें, आप बोलोगे बिल्कुल भैया याद रहेगा। साथ ही साथ लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारे इसी के रहेंगे। शाहजहाँ के ये भैया रहेंगे कौन कौन से? लाल किला, जामा मस्जिद और साथ ही साथ ताजमहल। ताजमहल, ये इंपॉर्टेंट तीनों मैंने लिख दिए हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें, बीबी का मकबरा आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया। बीबी का मकबरा जो है ये किसने बनवाया है? एक याद रखिएगा, बीबी से मुझे याद आ गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चांद बीबी कौन है? किसके बारे में पूछा गया है? चांद बीबी के बारे में। तो याद रखिएगा ये अहमदनगर की महारानी है। अहमदनगर की महारानी का नाम था चांद बीबी। ये पूछा गया क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बीबी का मकबरा आपसे पूछा जाए तो औरंगजेब ने बनाया अपनी पत्नी की याद में। इसकी पत्नी का नाम क्या है जिसके याद में इसने बीबी का मकबरा बनाया? दिलराश बानो बेगम। क्या नाम है? दिलराश बानो बेगम। जो नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ मेरी बात को सुने और अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। औरंगाबाद में भैया बनवाया है और ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा इस बात को। अब मुगल काल के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं किनके बीच हुए, और उसमें से डेट वेट वगैरह उनकी पूछी जाती है। तो सारे क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है वो, ठीक है। पहला देखो, पानीपत का फर्स्ट वाला वार मैंने आपको बताया 1526 में हुआ। एक्चुअल में देखा जाए तो मुगल की जो नींव पड़ी थी, मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी भैया वो तो इसी में पड़ी थी। 1526 में ये आया, और भैया इब्राहिम लोधी पहला शासक था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया था। तो युद्ध भूमि में इब्राहिम लोधी को मार करके बाबर विनर हुआ, और बाबर ने क्या किया? अपना जो राजस्व है यहाँ पे भारत में अपना स्टार्ट कर दिया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। साथ ही साथ अगर हम बात करें फिर इसने दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा भैया? खानवा का युद्ध। कैसे याद करते हैं पूरा बताओ जरा भैया? पूरा इस तरीके से याद करते हैं कि पहले पानी पिया, फिर भैया खाना खाया। तो ऐसे मुझे पानीपत याद रहेगा, खानवा का याद रहेगा। फिर भैया क्या किया? मैंने कहा पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, क्योंकि इसके बाद भैया फिर मुझे चंदेरी भी देखना है। तो ये देखो चंदेरी आ गया, फिर उसके बाद घाघरा आ जाएगा, ये देखो घाघरा आ गया। तो अगर इसे एक साथ पूरा बना के याद करना चाहते हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भैया पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घाघरा पहन के सो गया। घाघरा पहनकर सो गया। घाघरा पहन के तुमको नहीं सोना है, सिर्फ याद करने के लिए। और इनकी डेट याद करना बड़ा सिंपल है भैया। 1526 ये है, 27 ये है, 28 ये और 29 ये है। 29 में याद रखिएगा ये घाघरा का जो युद्ध था ये एक ऐसा युद्ध था जो पहला युद्ध जल और थल दोनों वाला था। जल और थल दोनों में लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध जो था मेदिनी राय के साथ बाबर का होता है 28 में। जीतता सब में बाबर ही है, तो ये भी सिंपल है। तो खानवा का युद्ध भैया पूछा जाए 1527 में होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जहां बाबर विन हो जाएगा। फिर भैया आपसे चंदेरी पूछा जाए, आप बोलोगे भैया बाबर और मेदिनी राय के बीच में हो जाएगा, 1528 में बाबर विन हो जाएगा। फिर भैया घाघरा वाला आ जाएगा, तो ये पहला युद्ध जो जल थल में लड़ा गया बाबर और महमूद लोदी के बीच में 1529 में होता है, और भैया बाबर इसमें भी जीत जाता है। और इसके जस्ट बाद 1529 के बाद सिक्वेंस में देखो 1530 आया। 1530 में जो बाबर है वो निपट जाएगा, बाबर जो है
वो मर गया। कई लोग पूछेंगे बाबर मरा कैसे, बाबर मरा तो इसके बारे में तुम सर्च करोगे, कोई बोलेगा कि इसने जो है अपने किसी एक पुत्र का जो है वो अपने ऊपर ले लिया था उसकी बीमारी, तो ये कुछ पॉसिबल चीज़ मुझे नहीं लगी थी, इसका कोई सही आंसर सटीक नहीं है। बाबर की मृत्यु जो है वो 1530 में हो जाती है भैया, आगरा में होती है, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, आप देखो हुमायूं, इसके बाद हुमायूं बैठेगा गद्दी पे। देवरा की मेरे भाई अगर हम बात करें, देवरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो तुम्हें अपने सिलेबस में मिलेगा, हुमायूं द्वारा जीता गया। बाकी एक युद्ध बाद में भी ये सिकंदर लोधी से जीत जाता है, सॉरी सिकंदर लोधी मैं बोल रहा हूँ, बाद में ये सिकंदर सूरी जो कि शेरशाह सूरी का लड़का था उससे ये युद्ध जीत जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी खत्म हो जाते हैं, वो मर जाता है। देन ये हुमायूं वापस जब आता है, ये भाग जाता है कांधार भैया, जो छोड़ छाड़ के यहाँ निकल जाता है अपने नानी यानी के यहाँ। देन जहाँ मतलब इसके नानी यानी नाना जो थे, बाबा और दादी जहाँ से इसके थे वहाँ ये चला जाता है जब ये हारता है। देन ये वापस आता है जब वो मर जाता है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से जीत नहीं पाया कोई और। मैं आपको ये बढ़िया चीज़ बताऊँ, देवरा का देखो युद्ध हुआ हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में, ये तो ये जीत गया क्योंकि ये महमूद लोधी के साथ में था भैया। उसके बाद देखो जैसे चौसा का वार हुआ, चौसा का युद्ध हुआ था जब इनका 1539 में, उस समय देखो हुमायूं और शेरशाह सूरी का हुआ। और याद रखो हुमायूं शेरशाह सूरी से कभी भी जीता नहीं था भैया। ये क्या हुआ, यहाँ शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने जीटी रोड बनवाया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने। अगले नंबर पर देखना भैया, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, दोनों सेम बातें हैं, कन्नौज बोलो या बिलग्राम बोलो। 1540 में होता है, किसके बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तुम्हें जानिएगा कौन जीतेगा, शेरशाह जीतेगा, क्योंकि ये तो जीता ही नहीं है। आगे भैया अगर हम बात करते हैं कालिंजर का युद्ध, कालिंजर के युद्ध में जब कालिंजर का युद्ध होता है तो वहाँ पे बारूद में विस्फोट हो जाता है, बारूद में विस्फोट होता है जहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। लेकिन ये वाला युद्ध इसने हुमायूं के साथ नहीं लड़ा है, ठीक है। कालिंजर का वॉर हुमायूं के साथ इसका नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिएगा अब क्या होता है, फिर वो देन सिकंदर के साथ जो है, सिकंदर सूरी के साथ होता है, वो और आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। पानीपत की अगर हम बात करें, पानीपत का दूसरा युद्ध अब कौन लड़ेगा आके, क्योंकि देखो अब अकबर आएगा, क्योंकि आपको पता है हुमायूं भी खत्म हो गया और बाबर भी खत्म हो गया, बाबर हुमायूं और अकबर। अकबर की बात करें तो 1556 में भैया युद्ध होता है पानीपत दूसरा, अकबर की सेना के साथ में हेमू का होता है। किसका, अकबर की सेना के साथ में हेमू का होता है। अच्छा जीतता कौन है भैया, यहाँ पे जीतेगी अकबर की सेना। याद रखिएगा अकबर की सेना की तरफ से जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, बैरम खान, ठीक है, बैरम खान। पूछा नहीं आपसे इतना, वैसे जाएगा, आपको सिंपल सा याद रखना है कि अकबर की सेना में से हेमू का हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 1576 ईस्वी में होता है भैया हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी अकबर की सेना के साथ में महाराणा प्रताप का होता है। अकबर की सेना की तरफ से भी इसमें नेतृत्व करता मान सिंह या फिर शायद राजस्थानी कोई होता है उधर का ही, ठीक है। तो अब यहाँ से ये विन होता है कौन, अकबर की सेना ही विन होती है, महाराणा प्रताप का यहाँ पे भैया जो है नहीं कुछ पता चलता है। आगे देख लेते हैं मेरे भाई, महत्वपूर्ण मकबरा स्पेशल इमारत, इनसे क्वेश्चन आपका 100% बनने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन है भैया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है, अजमेर में। 100% लिख लो, ये क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया है, अकबर ने करवाया। इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था अकबर ने मेरे भाई, जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इसका निर्माण कराया है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रात के 2 बज रहे हैं, मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको जो है कल बड़े ध्यान से देखेंगे। आगे देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है या दरगाह है वो मेरे भाई कहाँ है, वो भी फतेहपुर सीकरी में है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन, मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में, सलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अकबर ने बनवाई, ये बात भी आप याद रख सकते हो। आगे देखो, महत्वपूर्ण युद्ध और डेट उनको छोड़ करके, मुगल को छोड़ करके और भी युद्ध और डेट आपके जो सिलेबस में है उनको देख लें। कर्नाटक का फर्स्ट आपसे पूछा जाता है, कर्नाटक फर्स्ट कब होता है मेरे भाई, 1746 से लेकर के 1748 तक 2 साल रहता है। कर्नाटक सेकंड की अगर बात करते हैं वॉर की, तो ये मेरे भाई 1749 से लेकर 1754 तक रहता है। फिर अगर हम कर्नाटक के थर्ड वॉर की बात करते हैं तो थर्ड वाला 1758 से लेकर 1763 तक रहता है। अगले की बात करेंगे अगर हम, तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा। प्लासी का युद्ध मेरे भाई 1757 ईस्वी में होता है। किनके बीच होता है याद रखिएगा, ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है। ये पूछा गया है, क्लाइव और सिराजुद्दौला, क्लाइव की जगह अंग्रेज भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजों के साथ हुआ है बेसिस में। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है नहीं जीतेंगे, क्लाइव जो है ये जीतेगा। आगे अगर हम लोग बात करें भैया बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हमारा होता है 1764 ईस्वी में। ये सन आपसे पूछा गया, इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई।
बचपन के नाम से स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, मैं आपको अभी आपसे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप अगर ये नहीं जानते तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था भैया? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। क्या था? फरीद। बाबर के बचपन का नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अकबर के बचपन का नाम क्या है मेरे भाई? बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। जहांगीर के बचपन का नाम और शाहजहां के बचपन का नाम, ये दोनों पूछे जा चुके हैं। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम है। औरंगजेब के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो मुहिउद्दीन मोहम्मद है। क्या है? मुहिउद्दीन मोहम्मद है। राजधानी व कर की अगर हम बात करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ जो शिवाजी थे उनकी राजधानी उन्होंने क्या बनाई थी भैया? रायगढ़ थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो अकबर था, अकबर से रिलेटेड क्या था भैया? इसने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया था। राजधानी इसने 2-3 बार ट्रांसफर की है, तो राजधानी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हुमायूं से अगर आपसे मेरे भाई बात की जाए तो हुमायूं में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता इस तरीके का, ना तो ये कोई ऐसा कर चला पाए, ना तो ये कुछ ऐसे राजधानी बदल पाए, ठीक है। बात अगर हम करते हैं यहाँ पे बाबर की, ध्यान से सुनना। बाबर मेरे भाई जो है इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करते हैं, किसकी? आप बोलोगे भैया, अगर हम लोग बात करते हैं शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? सासाराम इसकी राजधानी थी, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं जहांगीर की, जहांगीर से रिलेटेड हमको मिलता है कि इसने तमगा और जकात कर जो थे ये बंद कर दिए थे। तमगा कर और जकात कर जो थे ये बंद कर दिए थे। लेकिन वहीं याद रखिएगा, ये औरंगजेब जो था भाई, ये आया, इसने दोबारा से क्या कर दिया? जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया। जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया। तो याद रखिएगा, अगर तीर्थ यात्रा कर की बात की जाए तो तीर्थ यात्रा कर किसने बंद किया था? तीर्थ यात्रा कर जो है किसने बंद किया था? तो याद रखिएगा, ये कर अकबर ने बंद कर दिया था। अकबर ने इसको बंद कर दिया था। बात की जाए जजिया कर जो है ये किसने बंद कर दिया था? तो अकबर ने बंद कर दिया था। जजिया कर को दोबारा स्टार्ट किसने किया? औरंगजेब ने किया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपसे बनने के चांसेस मैक्सिमम है। परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है नरौरा और तारापुर, लेकिन मैं आपको एक बार एक नज़र में सारे के सारे बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। पहले नंबर पे याद रखिएगा, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारा तारापुर है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो रावत भाटा जो है ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगले नंबर पे बात करें कलपक्कम जो है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु है। अगर हम और आगे बात करें तो जो नरोरा है ये मेरे भाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कैगा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कैगा आपसे 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। और भैया अगर आपसे पूछा जाए काकरापार जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और पूछा जाए कुडलकुलन कहाँ पे है? तो कुडलकुलन हमारा तमिलनाडु में है। अब बताओ इनमें से कौन सा है जो कनाडा की हेल्प से बना है? कौन सा है जो कनाडा की हेल्प से बना है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। आगे अगर हम लोग बात करें खान और उद्यान की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोलार पूछी जा चुकी है, आपसे रानीगंज पूछी जा चुकी है, तो एक बार सारे देख लेते हैं। कोलार मेरे भाई जो है ये सोना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कर्नाटक में है। आपसे रानीगंज पूछा जाता है तो कोयला के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस खान है, पश्चिम बंगाल में। आपसे झरिया पूछी जाती है तो झरिया याद रखिएगा ये भी कोयला के लिए है, झारखंड में, जहाँ से झरिया जहाँ से झारखंड। अंकलेश्वर आपसे पूछी जाती है तो पेट्रोलियम के लिए इंपॉर्टेंट है, गुजरात में। और पन्ना आपसे पूछी जाती है तो हीरा और पन्ना जो है वो कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। तो ये मेरे भाई मध्य प्रदेश में खान इंपॉर्टेंट है, बात आपको याद रहेगी। चलिए अगले नंबर पे हम देखते हैं, महत्वपूर्ण कुछ डेट देख लेते हैं जो PYQ में पूछी जा चुकी हैं, इनको याद रखिएगा। पूछा जाए पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब आया? 1784 ईस्वी में आया। रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि कब आता है मेरे भाई, तो आपको याद रखना है ये हमारा 1773 में आता है। 1774, 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस समय गवर्नर जनरल जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि इसी के टाइम जो है पहला उच्चतम न्यायालय जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था मेरे भाई? तो बोलोगे वो कोलकाता में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? तो कोलकाता में। कब बनाया गया था? वो 1774 में। तो पहला हमारा उच्चतम न्यायालय जो था वो कहाँ बनाया गया? उच्च न्यायालय जो है 1774 में कोलकाता में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम बनाया गया। अगले नंबर पर अगर हम बात करें सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में होता है। कहाँ कौन कौन मिलकर करता है? राम मोहन राय मेरे भाई, और एक नाम जरा बताओ कौन सा मिलता है? विलियम वेंटिक का। अगले नंबर पर अगर हम बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब से स्टार्ट होता है? तो 28 जुलाई सन 1914 में स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म कब हुआ, तो पूरी डेट दे दी गई आपको कि 11 नवंबर सन 1918 में ख़त्म हुआ है।
तो एक एक चीज़ याद रखिएगा, 11 नवंबर भी नहीं छोड़ना है, 1918 तो याद ही रखना है। 11 नवंबर 1918 को ये ख़त्म होता है और 28 जुलाई सन 1914 में ये शुरू होता है। सेकेंड विश्व युद्ध अगर आपसे पूछा जाता हो तो याद रखेंगे कि ये 1 सितंबर 1939 में शुरू होता है और 2 सितंबर 1945 में ख़त्म होता है। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 11 नवंबर 1918 जो है पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। पूछा जाए डाक प्रणाली की शुरुआत जो है ये कब होती है, तो याद रखिएगा 1854 में होती है। और प्रथम ट्रेन अगर आपसे पूछी जाए, पहली ट्रेन जो है वो कब चली थी, तो बोलोगे वो हमारी 1853 में चली थी। कहाँ से? बम्बई से लेकर के ठाणे तक चली थी, बम्बई से लेकर के ठाणे के बीच में चली थी। और याद रखिएगा कि ये दोनों की दोनों चीज़ें, ये वाली दोनों चीज़ें, जो तार या डाक प्रणाली है और जो प्रथम ट्रेन है, ये दोनों ही डलहौजी के टाइम थी। कौन किसके टाइम है भैया? दोनों की दोनों लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी। इसी के समय हड़प नीति आई थी, ठीक है, जिसे व्यपगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए आपसे दूरदर्शन का जो प्रारंभ कब हुआ है, याद रखिएगा 1959 में होता है, 1959 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती है? 1600 ईस्वी में आती है। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो मैडम एलिजाबेथ या विक्टोरिया कोई कौन दे रखी हैं एक, उन्होंने साइन कब किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो उन्होंने भी 1600 में ही साइन किया था, ठीक है। डचों ने माल्टा पर अधिकार कब कर लिया था भैया? 1500 में। अगला पूछा जाए अगर आपसे कि जो है प्रथम सिख युद्ध जो है वो कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकेला क्वेश्चन दिया गया है 1845 में, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, हल्के में मत लीजिएगा। लॉर्ड वेलेजली जो है ये गवर्नर जनरल कब बना, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1798 में। और ये वही 1798 है मेरे भाई, जब याद रखो कि कौन सी वाली संधि हुई थी, जल्दी से बताओ। सहायक संधि। कौन? सहायक संधि कब होती है? 1798 में, लॉर्ड वेलेजली के समय। अगला आपसे पूछा जाए कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ये भारत का गवर्नर जनरल कब बना, लेकिन ये हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, ये हेस्टिंग्स लिखा है केवल। ये बना था 1813 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल। भारत पर फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण अगर कोई पूछता है कब हुआ है, तो 712 ईस्वी में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये कब होती है, विलियम गॉड नाम का एक इंसान है जिसने सबसे पहले बोला, और बाकी एस स्वामीनाथन जो है जिन्होंने इंडिया में इसकी शुरुआत की हरित क्रांति की। कब होती है? 1966 से 67 में, ठीक है, बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो याद रखेंगे आरबीआई की स्थापना हमारी 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में होती है। जरा मेरे भाई यहीं पे आप लोग बता दो जो है एसबीआई की स्थापना बताओ कब हुई थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। एसबीआई की स्थापना कब हुई। चलो बात करते हैं फसल से संबंधित, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर देगा, यहाँ तो करेगा ही करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में रबी की फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी और ये सारी फसलें दी गई हैं। साथ ही साथ आपको ये ज़रूरत पड़ जाएगा विज्ञान में, आपके जो विज्ञान में है उसमें आपको फसलें दी गई होंगी। तो अगर हम रबी की बात करते हैं तो रबी में गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है। अगर बात करते हैं खरीफ की मेरे भाई, तो याद रखिएगा जो खरीफ होती है फसल वो चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा हो गई। वहीं अगर हम जायद की फसलों की बात करते हैं तो ऐसी फसल जो इस कुछ समय के लिए होती है, कच्ची कच्ची सी खा लो उसके बाद ख़त्म। तो तरबूज हो गई, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, लौकी हो गई, तरोई हो गई। तो इस टाइप की जो फसलें होंगी सारी किस्में आएंगी, जायद में आ जाएंगी। तो इन बातों को भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मरुस्थल से रिलेटेड। आपके में जो एमसीक्यू दिया गया है मैंने उसमें नोटिस किया कि जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका में है, एकदम सही बात है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर पे जो अंटार्कटिका है वो अंटार्कटिका में है, ये भी सही है। जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप। आपके में एक जगह पे एमसीक्यू में दे रखा है उत्तरी अमेरिका में दिया गया है सहारा मरुस्थल, ये गलत है। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप या उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के भाग में पड़ता है। गोबी मरुस्थल आपसे पूछा जाता है तो एशिया में है, ये ठंडा प्रदेश होता है। और साथ ही साथ अगर थार आपसे पूछा जाता है तो भारत और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। और थार से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 3-4 दिए गए हैं, उसमें से 3 सही हैं, एक गलत है, वो थार वाला ही गलत है। वहाँ पे आपको अफ्रीका लिख के दे दिया है थार में, तो वो गलत है, ठीक है।
साथ ही साथ याद रखिएगा महान विक्टोरिया अगर आपसे पूछा जाता है मरुस्थल कहाँ पे है, महान विक्टोरिया मरुस्थल आपसे पूछा जाता है तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ही वो जगह है जहाँ से समवर्ती सूची ली गई है, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है। चलिए हम बात करें अगर अभयारण्य की, आपके में अभयारण्य में गिर दिया गया है ओनली, एक बार पूछा गया है कि भैया जो गिर वन है वो कहाँ पे है, तो गिर वन भैया गुजरात में है। साथ ही साथ याद रखिएगा जो कैमूर है वो बिहार में है, पेरियार जो है ये केरल में है, भीतरकनिका की अगर आपसे बात कोई करता है तो याद रखिएगा उड़ीसा में है, दाची ग्राम आपसे पूछता है तो जम्मू एंड कश्मीर में है, आपसे काजीरंगा पूछता है तो असम में है, आपसे जिम कार्बेट पूछता है तो उत्तराखंड में है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई सुंदरवन पूछता है तो हमारे वेस्ट बंगाल में है, रणथंभौर पूछता है तो राजस्थान में है, और कान्हा नेशनल पार्क पूछता है तो एमपी में है। इन बातों को हम लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। भैया अब जरा बताना कि संजय दुबरी कहाँ पे है, संजय दुबरी कहाँ पे है, ठीक है, जल्दी से इस बात को बताइएगा भैया, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है बताओ केबुल लामजाओ कहाँ पे है, केबुल लामजाओ, तो ये भी इंपॉर्टेंट में है, इनको भी आप एक बार याद कर सकते हैं। पूछा जाए आपसे संविधान रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आएंगे भैया, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा वित्त विधेयक जो है उसे पेश किया जाता है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा मतलब लोगों की सभा, राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है, दो ही हमारे जो है सभाएं होती हैं संसद के अंदर। संसद जो है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। कौन कौन से भैया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आपके में 2 बनेंगे। एक तो बनता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है, और आर्टिकल पूछ देता है कि ये किसके अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग बात होती है। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि अनुच्छेद 57 का मतलब क्या है। कोई राष्ट्रपति है यार, वो फिर से एक बार राष्ट्रपति बनना चाहता, मतलब दोबारा उसने चुनाव लड़ दिया, तो फिर हम बोलते हैं कि वो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, यानी दोबारा से उसने चुनाव लड़ा और दोबारा से वो निर्वाचित हुआ, तो वो आर्टिकल 57 में आएगा। अगर हम आपसे बात करें यहीं पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव जो है और जो अनुमोदन है उनकी संख्या आवश्यकता होती है कितनी, तो भैया 50 प्रस्तावों की आवश्यकता होती है और 50 ही अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद ही कर लेना क्योंकि आपके पिछले साल में पूछा गया है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा होता है, याद रखिएगा। स्थायी सदन भी होता है ये। आपसे अगर पूछा जाता है कि संसद का द्वितीय सदन कौन सा, ये भी राज्यसभा है। आपसे पूछा जाए कि देश की मुद्रा पूर्ति कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मेरे भाई याद रखिएगा इसकी स्थापना 1935 अभी हम लोग पढ़ चुके हैं अप्रैल। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा राज्यसभा के निर्वाचन की एज कितनी होती है, तो राज्यसभा में निर्वाचन होने के लिए मेरे भाई 30 वर्ष एज होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी की एज कम से कम 35 वर्ष होती है। वहीं अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 साल का होता है। अगर आपसे पूछा जाए न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, 65 वर्ष होता है न्यायाधीश का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट का। यही याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश का भैया कितना होता है, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है, तो कोई बोलेगा आपसे कि भैया वो भी 65 होता है। याद रखिएगा 65 अभी भी लिखित है, लेकिन वैसे अब 62 कर दिया गया है उसे। ठीक है, इस बात को याद हम रख सकते हैं नॉर्मली। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जो सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र बल होते हैं मतलब जो आर्मी नेवी ये सारे, इनका कमांडर कौन होता है, तो याद रखिए कि इनका कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। सारे बलों का, सारी के सारी आर्मी नेवी जितने सब दिए गए हैं सबका कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की अगर बात करें, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य जो होते हैं कितने मनोनीत कर सकता है। पूछा जाए राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इस बात को याद रखिएगा। भारतीय अनुसूची 8वीं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या दिया है भैया, उसमें भाषाएं दे रखी हैं कितनी, 22। याद रखिएगा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद ये हमारी अलग अलग संविधान संशोधन हुए उसमें जुड़ती रही। जैसे संविधान संशोधन मेरे भाई 21 में जुड़ी, फिर 71 में जुड़ी, उसके बाद 92 में जुड़ी, तो इस तरीके से ये हमारी भाषाएं जुड़ती रहीं, याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को। पूछा जाए आपसे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। आपसे पूछा जाए महाभियोग जो है वो लिया गया कहाँ से, यूएसए से। महाभियोग होता क्या है, याद रखिएगा आर्टिकल 1 दे रखा है अनुच्छेद 61। इसके द्वारा होता क्या है, जैसे कोई राष्ट्रपति है
और आप कुछ पूछ रहे हो तो राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यों को पूरी सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो जब भैया राष्ट्रपति अगर अपने कामों को सही तरीके से नहीं करेगा तो उसको जनता हटाएगी उससे। उसको बीच से हटाने के लिए प्रावधान है महाभियोग का। और ये महाभियोग लिया कहाँ से गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार पूछा जाए कहाँ से लिए गए, ये भी अमेरिका के संविधान से ही मेरे भाई लिए गए हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया। अगले नंबर पे बोलेंगे मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो रूस से लिए गए हैं, ठीक है, रूस से। पूछा जाए अगर आपसे कि बताओ जो केंद्र सूची है उसमें कितने विषय हैं, याद रखिएगा केंद्र सूची में वैसे तो 97 विषय दिए गए हैं, लेकिन ये लगभग अब 100 विषय हैं, ठीक है। अब लगभग करंट में देखा जाए तो लगभग 100 विषय हैं इसमें। समवर्ती सूची में पूछा जाता है तो 52 विषय हैं। पहले कितने थे? 48 या 47 थे, 5 6 या 5 बढ़े हैं, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है भैया कि बताओ राज्य सूची में, तो इसमें पहले 66 थे, इसमें 61 हो गए। पहले कितने थे? 66, इससे 5 कम हो गए। इसमें पहले कितने थे? 47, इसमें 5 बढ़ गए। इसके 5 उठा के इसमें डाल दिए गए, ऐसा मान लो, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना भैया? जैसे कि एग्जाम्पल में ये देख लो, जो शिक्षा थी, शिक्षा पूछा जा रहा है किस सूची में है। शिक्षा पहले किस सूची में थी? राज्य सूची में। शिक्षा को 1976 में, कब भैया? 1976 में कहाँ डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। यानी इसका एक विषय इसमें देखो तुम्हें दिख भी गया कौन सा गया, तो अब ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया अगर आपसे कभी पूछ दे तो आप बोलोगे भैया इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे इस बात को। कोई आपसे पूछता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है, बोलोगे नई दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जाए आपसे राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। पूछा जाए वर्तमान लोकसभा सदस्य कितने? 543। पूछा जाए वर्तमान मंत्रिमंडल जो है, आल्सो तुम्हें पूरा पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन है, ये कौन है, वो तुम्हें अपना नॉर्मल, ये जनरल नॉलेज है, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें अपना जीके कंप्लीट होना चाहिए। ये मैंने ऐसे डाल दिया क्वेश्चन, इसका कोई सेंस नहीं इस बात में, ठीक है। आगे आपसे पूछा जाता है कि रेलवे, बैंक जो है ये दोनों किस सूची के विषय होते हैं? भाई रेलवे और बैंक जो है केंद्र का काम है, तो ये केंद्र सूची में होगा। खेती सिंचाई सूची किस में होगा? तो ये राज्य सूची में होगा, खेती और सिंचाई वाला। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा कैसा सदन होता है, तो ये एक स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। पूछा जाए अगर कि पीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो पीएम को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। एकल नागरिकता अगर आपसे पूछी जाती है कि इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई, तो याद रखिएगा ये हमारी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से ली गई। अगर आपसे पूछा जाए बताओ प्रस्तावना जो है वो कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना हमारी ली गई है यूएसए से यानी अमेरिका से। आपसे हो सकता है अगर वो पूछ दे कि बताओ प्रस्तावना की जो भाषा है, जो उसमें भाषा का यूज हुआ वो कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। सॉरी, वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। आपसे पूछा जाए अच्छा भैया बताओ नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। पूछा जाए समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ भैया। अगला आपसे पूछा जाए कि बताओ संसद के जो सदन है उनमें संयुक्त बैठक जो है वो कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, कौन सी भैया, संयुक्त बैठक, वो किस अनुच्छेद के अनुसार होती है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होती है। बोलोगे भैया संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार जो है वो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। एक बार मैच आउट कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगर कुछ गलत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंसान हूँ गलत हो सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन आपसे पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अच्छा सूची तथा उनके विषय की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा जो संघ सूची है उसमें 97 थे, वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 100 है, लेकिन हमें 97 अपने में टिक लगाना है। संसद के पास अधिकार होता है इसमें चेंजमेंट करने का। इसमें रक्षा, विदेशी रक्षाएं, विदेशी मामले, रेलवे, बैंक, नागरिकता, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नागरिकता के लिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे यही पूछा जाता है बताओ राज्य सूची का कौन सा विषय, तो राज्य सूची में भैया जो राज्य विधानमंडल अधिकार हैं वो सारे चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता इन विषयों में। इसमें भैया 66 विषय पहले थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय बचे, ये वाला एकदम सही है इस समय, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, भूमि हो गया, सिंचाई हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें भैया किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आप बोलोगे राज्य सूची में आ जाएंगे। अगर हम पूछे भैया बताओ जरा समवर्ती सूची में, तो बोलोगे भैया समवर्ती सूची ऐसा है जिसमें संसद भी और विधानमंडल ये दोनों के दोनों अपना अधिकार और कानून चलाते हैं। इसमें 47 विषय पहले थे लेकिन 5 इसमें बढ़ गए, अब इसमें 52 विषय हो गए, ये वाला एकदम सही है। इसमें भैया शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, आपराधिक कानून जितने तरीके के हैं वो सारे इसमें
आ जाएंगे। और शिक्षा याद रखिएगा कि इसमें कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा जाता है। इस बात को भी हम याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं भैया घास के मैदान की, आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। आपसे भैया पूछा गया था ओनली कि प्रेरीज जो है वो कहाँ का है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का जो आपको दे रखा था, घास का मैदान उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज है वो दे रखा है आपको, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। लेकिन मैंने सोचा है कि आपको मैं वो सारे क्वेश्चन करवा दूँ जिनके आने के भी चांसेस हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे कौन से घास के मैदान होते हैं, बोलोगे भैया सवाना घास के मैदान होते हैं। वहीं भैया उत्तरी अमेरिका में कौन से होते हैं, प्रेरी होते हैं। पूछा जाए बताओ भैया दक्षिणी अमेरिका में कौन से होते हैं, पंपास होते हैं। आपसे पूछा जाए बताओ भैया जो है ऑस्ट्रेलिया में कौन से होते हैं, आप बोलोगे भैया डाउन्स होते हैं। पूछा जाए बताओ भैया दक्षिण अफ्रीका में कौन से होते हैं, वेल्ड होते हैं। आपसे पूछा जाए बताओ भैया हंगरी में कौन से होते हैं, बोलोगे भैया पुस्ताज होते हैं। आपसे पूछा जाए अच्छा बताओ भैया स्टेपीज कहाँ पे होते हैं, स्टेपी कहाँ पे होते हैं, बोलोगे भैया ये होते हैं यूरेशिया में। कहाँ पे, यूरेशिया। अच्छा यूरेशिया भैया क्या होता है, यूरेशिया होता है यूरोप और प्लस एशिया दोनों का मध्य का पार्ट। तो यूरेशिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे कौन कौन होते हैं भैया, पहले देख लो। हंगरी में हमारा पुस्ताज होता है, ब्राज़ील में हमारा कौन सा होता है, कैंपोस होता है। और वहीं देखो ये लिखा है मध्य एशिया में और यूरोप में हमारे कौन से पाए जाते हैं, स्टेपी पाए जाते हैं। याद रखिएगा इसको भी। और भैया इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से। अफ्रीका में सवाना, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, हंगरी में पुस्ताज, ब्राज़ील में कैंपोस और मध्य एशिया और यूरोप में स्टेपी। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन की। अच्छा ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन इसमें भी ऑलरेडी गिवन है, पिछले साल पूछा जा चुका है। तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं आपको सिर्फ वही करवाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। पहले नंबर पे आपसे पूछेगा बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। आपसे पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पे है, जिनेवा में है। आपसे पूछा जाए मुद्रा कोष जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वो कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है। आपसे पूछा जाए बताओ अच्छा भैया विश्व बैंक जो है, क्या पूछा जाए कि बताओ जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है। आपसे पूछा जाए विश्व व्यापार संगठन कहाँ पे है, जिनेवा में है। आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो लेबर ऑफिस है वो कहाँ पे है, आप बोलोगे जिनेवा में है। आपसे पूछा जाए भैया बताओ जरा कि विश्व मौसम संगठन कहाँ पे है, जिनेवा में है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बात को याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए यूनेस्को बताओ कहाँ पे है, बोलोगे भैया पेरिस में मुख्यालय है इसका। आपसे पूछा जाए बताओ एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में है, फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है। ये पूछा जाए नाटो का मुख्यालय कहाँ पे, तो ब्रुसेल्स में है, नहीं बेल्जियम में। और याद रखिएगा यहीं पे एक बात आपसे एक और पूछा गया है कि जो ईडीबी है, ईडीबी बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके लोगों के लिए है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ईडीबी का मतलब होता है अर्थ डेवलपमेंट जो है अर्थ डेवलपमेंट बैंक, आई थिंक भूमि विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताना आप लोग, ठीक है। अगले नंबर पे याद रखिएगा गवर्नर जनरल की कार्य स्पेशल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया मैं आपको भी बता देता हूँ। आपसे पूछा गया था स्थायी बंदोबस्त जो है वो किसने काम स्टार्ट किया, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त के साथ में आपसे पूछा जाता है कि जो सिविल पुलिस होती है जैसे, ठीक, तो पुलिस का जनक किसे कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भैया एक तो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसके समय पर, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इसके समय पर 1774 में। कार्नवालिस की आपसे बात करते हैं भैया, तो कार्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त की बात याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त इसके समय स्टार्ट हुआ, ठीक है। साथ ही साथ पुलिस सेवा और सिविल सेवा भी इसी के टाइम स्टार्ट होती है। वेलेजली के लिए मैंने आपको बताया भैया सहायक संधि इसके टाइम स्टार्ट हो रही है 1798 में, ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे। आपसे यही पूछा गया बताओ विलियम बेंटिक, भैया याद रखिएगा, भूल नहीं सकते इन लोगों को। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया कब, 1829 में। किसके साथ मिलकर, राममोहन राय, राजा राममोहन राय जी, राजा राममोहन राय जी के साथ मिलके। पूछा जाए भैया बताओ लॉर्ड डलहौजी जो है इसके समय क्या क्या हुआ, बहुत चीज़ें हुई भैया, ठीक है। एक तो देखो हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत, उसके बाद पहली रेलगाड़ी इसके समय चलती है 1853 में बम्बई से ठाणे, डाक तार सेवा इसने स्टार्ट की। साथ ही साथ पीडब्ल्यू जो आप नाम सुनते हो, पीडब्ल्यूडी, उसकी स्थापना करने वाला भी कौन है भैया, वो हमारा डलहौजी ही था, याद रखिएगा इस बात को। साथ ही साथ याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय क्या होता है, तो पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। फर्स्ट वायसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिशियर था, ठीक है। इसी के साथ में पूरी की पूरी हम लोगों ने
आई होप अगर क्वेश्चन आप लोग गिनोगे तो आप लोगों को ये बाद में फील होगा कि एक्चुअल में हम लोगों ने रियल में भाई कितना कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। क्लास लगेगी छोटी सी है कि यार इतनी जल्दी हो गया, 40 मिनट में इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब आप इसके बाद सॉल्यूशन करोगे और फिर आप अपने प्रीवियस ईयर लगाओगे या फिर आप अपनी सीरीज वगैरह पढ़ोगे, गाइड वगैरह पढ़ोगे, तो आपको फील होगा कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सारे कॉन्सेप्ट ढूंढ ढूंढ के मैंने आपके लिए तैयार किया है पेपर ये, तो इसकी मेहनत के लिए अगर आप चाहना तो एक लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं भी जा रहा हूँ सोने, लगभग 2:30 हो गया है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय।